जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूं वो ये है कि वो बस किसी भी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट को सुपर मार्केट से उठा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये कोई कमाल कर देगा, लेकिन फिर वो मायूस हो जाते हैं क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ये बताऊंगा कि रेमिटॉड आर्थराइटिस के लिए बेहतरीन प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कैसे मुंतखब करें ताकि सोजिश को तेजी से कम करना शुरू किया जा सके। मैं कुछ साइंसी तहकीक का जायजा लूंगा और तफसील से बताऊंगा कि मेरे मरीज माइक्रोबायोम हैकिंग के जरिए अलामात को कैसे खत्म करते हैं। अस्सलाम अलैकुम सबको, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड गट्टामोनत तरीका इस्तेमाल करते हुए उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत की सोजिश और निज़ाम हाजमा की खराबियों को हल करने में मदद करता हूँ। ये क्लिनिकल तरीक़ाकार हज़ारों मरीजों को उनकी अलामात दूर करने में मदद दे चुका है, कुछ को सिर्फ 6 हफ्तों में बगैर किसी पेचीदा महंगे इलाज के। ये मवाद जो अब देखने वाले हैं बराह रास्त मेरे माइंड गट्टामोनट अकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोग सीखते हैं कि अपनी रेमिटॉड आर्थराइटिस की अलामात को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त दें। अब मैं आपको ये मुख्तसर वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि जब आपको कोई सोजिशी बीमारी हो तो बेहतरीन प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कैसे मुंतखब करें। मैं आपको बताऊंगा कि लेबल्स पर क्या देखना है, पैसे कैसे बचाने हैं, कौन सी चीज़ें वाकई मुअस्सिर हैं और किन चीज़ों से बचना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त मिक़दार और इस्तेमाल की बारीकियों के बारे में बहुत मुफीद मशवरे दूंगा और ये भी बताऊंगा कि रेमिटॉड आर्थराइटिस का इलाज करते वक्त अपनी हिकमत अमली कैसे तरतीब दें। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हर नई अपडेट से बाखबर रहें। ये वीडियोस हर इस शख्स के लिए लाजमी देखने वाली हैं जिसे रेमिटॉड आर्थराइटिस है और वो अपनी अलामात को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, और इसमें वो मालूमात है जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब रेमिटॉड आर्थराइटिस के लिए प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स के मौजू की तरफ आते हैं। जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों को करते हुए देखता हूं वो ये है कि वो बस किसी भी प्रोबायोटिक को सुपर मार्केट की शेल्फ से उठा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये कोई कमाल दिखाएगा, लेकिन फिर वो मायूस हो जाते हैं क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होता। और आप शायद सोच रहे होंगे, क्या प्रोबायोटिक्स वाकई रेमिटॉड आर्थराइटिस के लिए मुफीद है? अब मैं आपकी तवज्जो एक तहकीकी मजमून की तरफ दिलाना चाहूँगा जो कुछ साल पहले शाये हुआ था, जिसमें यह दिखाया गया है कि आंतों की तब्दील शुदा फ्लोरा रेमिटॉड आर्थराइटिस में नजर आने वाली मुदाफ़ियती खराबी से करीबी ताल्लुक रखती है। आपको इस पर हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके मुदाफ़ियती निज़ाम का 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में होता है। तो जब आपको कोई मुदाफ़ियती बीमारी हो जैसे कि रेमिटॉड आर्थराइटिस, तो आप यकीन से कह सकते हैं कि आपकी आंतों में भी कुछ ना कुछ मसला ज़रूर है। तो इसमें गहराई में जाने से पहले अगर आप वाकई रेमिटॉड आर्थराइटिस के लिए सही प्रोबायोटिक्स तलाश करने और तेज़ी से नताइज हासिल करने में संजीदा है, तो मेरा सप्लीमेंट्स गाइड ज़रूर हासिल करें, जिसमें मैं आपको वो मखसूस ब्रांड्स बताता हूँ जिन्होंने मेरे क्लाइंट्स को रेमिटॉड आर्थराइटिस में 6 हफ्तों के अंदर सेहत हासिल करने में मदद दी। आप इसे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये लिंक आपको एक ऐसे सफ़े पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल दर्ज करेंगे ताकि आपको रेमिटॉड आर्थराइटिस को रिवर्स करने की मुफ्त ट्रेनिंग मिल सके। इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिसमें एक मुफ्त सप्लीमेंट गाइड भी शामिल है जिसमें मखसूस प्रोबायोटिक की सिफारिशात हैं और बेशुमार मददगार केस स्टडीज़ हैं उन लोगों की जो बिल्कुल आपकी तरह अपनी बीमारी को हमेशा के लिए रिवर्स कर चुके हैं और अब सेहतमंद हैं। इसके साथ एक मुकम्मल काबिल अमल मंसूबा भी शामिल है जिसके जरिए आप ये सब कुछ खुद घर पर कर सकते हैं। तो बस सफ़े के ऊपर अपना ईमेल दर्ज करें और शुरुआत करें, लिहाजा ज़रूर उसको देखें। अब ये वीडियो देखें जो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी जिसमें रेमिटॉड आर्थराइटिस के लिए प्रोबायोटिक्स के तस्वुर को समझाया गया है। यकीन करें या ना करें, अगर हम अपने जिस्म में मौजूद तमाम जीन्स को जमा करें तो उनमें से सिर्फ 1% ही असल में इंसानी है। बाकी 99% बैक्टीरिया और दीगर जरासीम से आते हैं जो ज़्यादातर हमारी आंतों और सांस की नालियों में रहते हैं। इन लोगों के लिए जो जीनियात को इल्ज़ाम देते हैं, हो सकता है आपकी जीनियात इतनी बुरी ना हो, आपकी जीनियात बिल्कुल ठीक हो सकती है। हो सकता है आपके जिस्म में सिर्फ बैक्टीरिया का तवाज़ुन बिगड़ा हुआ हो और यही असल मसले की वजह हो। ये भी एक और बात है जिसके बारे में ज़्यादातर डॉक्टर बात नहीं करते, और यहाँ आपके जिस्म में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का तनासुब मुसलसल बदलता रहता है। तो मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। हमने ये डिप्रेशन में देखा है, मोटापे में देखा है, IBS में देखा है, आंतों की सोजिश की बीमारी और दीगर खुदकार अमराज जैसे ल्यूपस, रेमिटॉड MS, सोरियासिस, एक्जिमा और दायमी एलर्जीज में भी देखा है। इन तमाम बीमारियों में बुरे बैक्टीरिया का अहम किरदार होता है, इसलिए आपको उनसे जान छुड़ानी होगी और उनकी जगह अच्छे बैक्टीरिया लाने होंगे।
चीन से एक काफ़ी मशहूर तहकीक है जिसमें यह दिखाया गया कि अगर आप एक डिप्रेशन के शिकार फर्द का स्टूल सैंपल लेकर इसे चूहे को दें तो वो चूहा जो पहले बहुत समाजी, खुश और मुतवाजिन था वो बंद, बेचैन और अफसुर्दा हो जाता है। यहाँ एक और तहकीक है जिसमें एक माँ और उसकी बेटी को देखा गया। माँ मैराथन रनर थी, दुबली पुतली और फिट थी। इसे स्टूल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी और उसकी बेटी ने सैंपल अतिया किया। इसकी बेटी 30-40 पाउंड ज्यादा वजन की हामिल थी और ज्यादा फुट नहीं थी। अगले 3 महीनों के दौरान मैराथन रनर मां ने अपनी ज्यादा वजन वाली बेटी से बैक्टीरिया लेने के बाद 40 पाउंड वजन बढ़ा लिया। ये वाकई बहुत ताकतवर चीज है। वैसे हार्वर्ड में अब वजन कम करने और यहां तक कि डिप्रेशन के इलाज के लिए भी स्टूल ट्रांसप्लांट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की कई तहकीकात से यह साबित हुआ है कि अगर आप किसी सोजिश वाली बीमारी के मरीज का स्टूल सैंपल लें तो आप फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट के जरिए वही बीमारी मुंतकिल कर सकते हैं। ये बात ज्यादातर सोजिश वाली बीमारियों के लिए दुरुस्त है, जैसे कि ल्यूपस, आईबीएस, क्रोनस, कोलाइप्स, रेमेटॉइड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक्जिमा, सोरियासिस, फैटी लीवर और यहां तक के एलर्जीज भी। तो अब हम प्रोबायोटिक तस्वुरात के हिस्से पर आते हैं जिसे माइक्रोबायोम हैकिंग भी कहा जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं प्रोबायोटिक्स के बारे में कुछ गलत फहमियों को दूर करना चाहता हूं। बहुत से लोग कॉलोनी बनाने वाली इकाइयों, अक़साम की तादाद और अक़साम की नौइयत पर गैर मामूली हद तक वक्त सिर्फ करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक बात करते हैं कि रेफ्रिजरेटेड वर्जन्स खरीदें आमिती पर मबनी इस फूड फार्मूले। और अब तो ऐसी कंपनियां भी हैं जो आपके स्टूल का सैंपल लेकर उसका तज्जिया करती हैं और आपके लिए खास तौर पर तैयार करदा मरक्कब भेजती हैं। और मैं आपको बतौर मुआलिज ये बता सकता हूं कि मैंने इस मौजू पर 300 से ज़ायद साइंसी मज़ामीन का मुतालिया किया है और मेरे नताइज को यूं खुलासा किया जा सकता है। एक अच्छे प्रोबायोटिक में 3 अहम बैक्टीरिया होते हैं: लिकटोबैसिलस, सिक्रोमासिस और बिफिडोबैक्टीरियम। और उन तीनों में से लिकटोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम सबसे ज़्यादा अहम है और उनके बारे में साइंसी शवाहिद भी सबसे मजबूत हैं। अगला अहम नुक्ता यह है कि आप अपने निज़ाम में अच्छे जरासीम कम अज़ कम दिन में 2 बार ज़रूर शामिल करें, लेकिन मिसाली तौर पर यह अमल दिन में 4 बार होना चाहिए। तो सिर्फ 1 बार रोज़ाना यह करना काफ़ी नहीं है। इसी तरह जब आप अपने निज़ाम में अच्छे जरासीम शामिल करते हैं तो आपको पुराने जरासीम से भी जान छुड़ानी चाहिए, और उसका तरीका यह है कि आप दिन में 2 से 4 बार इजाबत करें। जरासीम की तब्दीली बहुत अहम है। ज्यादातर लोग ये फर्ज कर लेते हैं कि अगर वो प्रोबायोटिक ले लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप मुसलसल फुजला खारिज नहीं कर रहे और सिर्फ दिन में 1 बार प्रोबायोटिक ले रहे हैं तो ये काफ़ी नहीं है, और मेरी राय में इस तरह आप उन फ़ायदेमंद जरासीम की मुकम्मल सलाहियत से महरूम रह सकते हैं। इसलिए जरासीम की अक़साम कॉलोनी बनाने वाले यूनिट्स की तादाद पर ज़्यादा ना उलझें और महंगे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स पर पैसे ज़ाया ना करें जो अमूमन फ़ायदेमंद नहीं होते। प्रोबायोटिक लेने की तादाद ज़्यादा अहमियत रखती है। तो सबसे बेहतरीन प्रोबायोटिक कौन सा है? अगर आप सबसे सस्ता ऑप्शन देख रहे हैं तो दही खमीर शुदा ग़िज़ाएं बेहतरीन है और आपको सिर्फ 1 चम्मच ही काफ़ी है। अगर आपको दूध से एलर्जी है तो आप नान डेयरी दही भी आजमा सकते हैं। अब दही भी ठीक है, खमीर शुदा ग़िज़ाएं भी, लेकिन कुछ लोगों के लिए सिर्फ प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेना ज़्यादा बेहतर होता है। मार्केट में बहुत से प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स दस्तयाब हैं। मैं चीज़ों को सादा रखूंगा और सिर्फ वही सप्लीमेंट लूंगा जो सस्ता हो और किसी मोतबर ब्रांड से हो। मैं नीचे कुछ सिफारिशात छोड़ दूंगा ताकि आप देख सकें। सिर्फ याद दहानी के लिए, सबसे अहम चीज़ आमतौर पर जरसूमों की तादाद नहीं होती, बल्कि इसे कितनी बार लिया जाता है ये ज़्यादा अहम है। और यही वो बात है जो ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आपको चाहिए कि दिन भर में बार बार अच्छे जरसूमें अपने जिस्म में दाखिल करें, सिर्फ 1 बार नहीं बल्कि हकीकत में 2 से 4 बार रोजाना। आपको चाहिए कि मुसलसल अच्छे जरसूमें अपने जिस्म में दाखिल करते रहें ताकि जब आपका जिस्म पुराने जरसूमों को खारिज करे तो नए जरसूमों को पनपने और बढ़ने का मौका मिले। तो याद है मैंने कहा था कि इस पर साइंसी डेटा मौजूद है। ये रही एक छोटी सी फहरिस्त उन बीमारियों की जो प्रोबायोटिक लेने से बेहतर होती हैं। एक्जिमा, सोरियासिस, एलर्जीज, यूटीआईज, आईबीएस, दांतों की सोजिश जैसी बीमारियां जैसे कोरोनस और कोलाइट्स, छोटी आंत में बैक्टीरिया की ज्यादती, कैंडिडा जीईआरडी, वायरल बीमारियां जिनमें फ्लो और कोविड शामिल है, फैटी लीवर, ऑटिज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ल्यूपस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर आप सोजिश का हल तलाश कर रहे हैं तो प्रोबायोटिक्स मददगार साबित हो सकते हैं।
अच्छा, इस हिस्से को खत्म करने से पहले दही के बारे में मुझे कुछ बातें करनी है। अगर आप वेगन हैं तो जाहिर है ये आपके लिए मुनासिब नहीं, और अगर आपको दूध से एलर्जी है और आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ठीक है, लेकिन अगर आपका मसला सिर्फ लैक्टोज अदम बर्दाश्त आ दूध से डर है तो मेरी बात सुनें। दही में लैक्टोज की मिकदार दूध के मुकाबले में कम होती है। दही में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टोज को तोड़ने में मदद देते हैं। पेट फरी दही बेहतरीन है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि इसने कोई गाढ़ा करने वाला आमीठा करने वाला ना हो। अगर आपको मुकम्मल चिकनाई वाली दही पसंद है तो घास पर पलने वाले जानवरों से हासिल करदा दही शायद सबसे बेहतर है। दही में अब भी कैसीन दूध प्रोटीन मौजूद होता है जो कुछ लोगों में एलर्जी का बाइस बन सकता है। इससे बचने के लिए मखसूस किस्म की गाय के दूध की दही इस्तेमाल करें जिसे A2 कहा जाता है, या बिखरी के दूध की दही पर मुंतकिल हो जाएं। तो अगर आप दूध की दही आजमाना चाहते हैं तो ये 4 बातें जहन में रखें। अगर आपको शक है तो बस एक सप्लीमेंट कैप्सूल ले लें। मेरे कुछ क्लाइंट्स दोनों तरीके अपनाते हैं और उनमें से अक्सर सिर्फ थोड़ी सी दही शामिल करने से बिल्कुल ठीक रहते हैं। जैसा कि आप अब तक जान चुके होंगे, मैं अमूमन तमाम डेयरी मसनूआत से मुकम्मल परहेज करने की तजवीज़ देता हूं, लेकिन दही के कुछ फ़ायदे ज़रूर हैं, ख़ास तौर पर अगर आप इसे समझदारी से मुंतखब करें। ये आसान है और प्रोबायोटिक्स हासिल करने के लिए मुफीद भी है, और आपको सिर्फ दिन में 2 से 4 बार 1 चम्मच दही लेना काफ़ी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो याद रखें कि आपको दिन में कम अज़ कम 2 से 4 बार इजाबत भी होनी चाहिए। अगर आप ये फाइबर के साथ करें और शायद पहले चंद दिनों में स्टूल सॉफ्टनर भी इस्तेमाल करें, तो आप 1 हफ्ते के अंदर महसूस करेंगे कि आपके GI ट्रैक्ट में बैक्टीरिया की आबादी बदलना शुरू हो जाएगी और आपकी बहुत सी सोजिश वाली बीमारियां, एलर्जीज, कुव्वत मुदाफ़ियत की खराबी और हाजमे के मसाइल भी बदल जाएंगे। अगर आप इस बारे में तफसील में जाना चाहते हैं तो मेरे पास एक ब्लॉग पोस्ट है जिसका नाम है मुख और डेयरी को समझना। ये एक बड़े सिलसिले का हिस्सा है जो मुतनाज़ा ग़िज़ाई ग्रुपों जैसे अंडे, मछली और गोश्त वगैरह की ग़िज़ाई ख़ुसूसियात को बयान करता है। मुझे मालूम है कि इन ग़िज़ाओं की सेहतमंदी के बारे में बहुत मजबूत राय पाई जाती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हक़ाइक़ पर कायम रहूँ और आपको वो मालूमात दूँ जो मेरे ख्याल में रोज़मर्रा के लिए महफूज दायरा कार है। अच्छा, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं जानना चाहता हूं कि आपने कौन सी प्रोबायोटिक्स आजमाई है और क्या वो मुअस्सिर रहे। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने प्यारों के साथ शेयर करके मेरे चैनल की सपोर्ट करें, और मजीद मुफीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, खास तौर पर रेमिटाइड आर्थराइटिस के बारे में। ये डॉक्टर चानो दसरी है, माइंड गेता मोनेट क्लिनिक से, और अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी।